वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज हम इंडियन हिस्ट्री का और इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक दोनों ही सब्जेक्ट्स में कॉमन होता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। वैदिक लिटरेचर। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक लिटरेचर है क्या। वैदिक लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते अगर आप वैदिक लिटरेचर को थोड़ा सा समझते हो। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो आते हैं आईएएस की एग्जाम में, प्रीलिम्स में, वो आपसे जनरली हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि कुछ लोगों के थोड़ा सा बड़ा लगता है टॉपिक। तो मैं इस टॉपिक को आपको दो पार्ट्स में लेकर जाऊंगा। आज मैं पार्ट 1 डिस्कस इसका करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जरा देखते हैं वैदिक लिटरेचर क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो वैदिक लिटरेचर की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली जो वैदिक लिटरेचर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है श्रुति और दूसरा है स्मृति। दोनों का मीनिंग बहुत सिंपल है। श्रुति श्रुति का मतलब सुना हुआ, हर्ड, और स्मृति का मतलब याद किया हुआ, रिमेंबर्ड, रिटन। ठीक है, तो दो तरीके का वैदिक लिटरेचर है, श्रुति एंड स्मृति। जब आप श्रुति की बात करोगे तो आप इसमें पढ़ोगे वेद, आप इसमें पढ़ोगे ब्राह्मण, आप इसमें पढ़ोगे उपनिषद। ठीक है, आप इसमें एक चीज और पढ़ते हो, उपवेदास। इसमें पढ़ते हो आरण्यक। ठीक है, स्मृति को आप जब देखोगे तो यहां पर आप बहुत सारी स्मृतिज ही पढ़ते हो, जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति। एक आप याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ते हो। बेसिकली ये जो दो स्मृतिज थी, ये बेसिकली हमारे जो हिंदू लॉ थे एंशियंट इंडिया में, वो यहीं से हमारे गवर्न होते थे। एक पढ़ते हो पुराण्स। ठीक है, टोटल मिलाकर के स्मृतियों को देखा जाए, इसमें 18 पुराण्स है, 18 पुराण्स है। सबसे पुराना जो है वो है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण से हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सातवाहन डायनेस्टी, जो आंध्रा और महाराष्ट्र के रीजन पे रूल करती थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, पहला पुराण जो था वो मत्स्य पुराण था। ठीक है, बाद में जो भी पुराणों का जो पुराण्स का जो कंपाइलेशन हुआ है, जो लिखे गए हैं, वो गुप्ता एरा में लिखे गए हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज विद द फैक्ट। तो इस तरीके से वैदिक लिटरेचर के हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जरा देख लो। ठीक है, श्रुति जो सुना गया है, स्मृति जो लिखा गया है, याद किया हुआ है। वेद, चार वेद हमने देखे, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। एक उपवेद का भी टॉपिक इसमें आ जाता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वेद जो बात करते हैं वो सेक्युलर कंटेक्स्ट की बात करते हैं, वो रिचुअल्स की बात करते हैं, जबकि उपवेद स्पेसिफिकली लिखे हैं। जैसे आयुर्वेद है ना, हेल्थ पर है, वो पूरा हेल्थ पर फोकस करता है। धनुर्वेद, धनु मतलब तीर कमान, है ना, मिलिट्री ट्रेनिंग पर वो फोकस करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपवेद हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से डील करते हैं। जैसे लेट अस सपोज अगर बात करें साइंस की, है ना, साइंस एक पूरी बेसिकली बहुत फैली हुई चीज है ना। लेकिन साइंस में अगर आप बात करोगे फिजिक्स की, वो एक अलग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री की, वो एक अलग सब्जेक्ट है। आप ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी एक साइंस का ही सब्जेक्ट है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हो, जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ते हो, जब आप अलग अलग ज्योग्राफी के कंसेप्ट पढ़ते हो, तो वो कोई जी के नहीं, वो एक तरीके की साइंस है जिससे पूरी जो है अपनी यूनिवर्स गवर्न हो रही है। समझ गए? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेद एंड उपवेद। तो वेद जो है पूरी साइंस की बात करते हैं, और उपवेद के अलग अलग चैप्टर्स, उसके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे फोकस है, उनकी बात करते हैं। चलो, दूसरा ब्राह्मण्स की अगर हम बात करें, इसको मैं आगे टॉपिक को डिटेल में लेके जाऊंगा, बिकॉज आज हम वेदास को ही डिस्कस करेंगे। ब्राह्मण्स जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशंस होते हैं वैदिक टेक्स्ट पे। वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं, उन उनको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस मंत्र का पूरा मतलब क्या है। ठीक है, अगर बेसिकली आप जब फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ते थे, और इंग्लिश में जब पोइट्री आप पढ़ते हो, तो पोइट्री में आप एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन देखते हो कि बेसिकली इस पोइट्री में वर्ड बाय वर्ड ऑथर जो है, पोइट जो है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ब्राह्मण्स आपको यही बताते हैं कि
वेद, इस पर्टिकुलर वेद का ये पर्टिकुलर जो मंत्र है, जो हाइम है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। आरण्यक, आरण्यक में अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो बेसिकली ये जो टीचिंग होती थी, ये जो एक लिटरेचर था, वो जंगल में उन लोगों ने बैठकर लिखा। जंगल में कौन रहेगा? ऑब्वियसली जंगल में वो रहेगा जिसको जंगल के जो बाहर की लाइफ है, जो रेगुलर लाइफ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ये लोग सन्यासी लोग होते थे और ये उन्हीं टॉपिक्स पर लिखा करते थे, जैसे कि लाइफ एंड डेथ, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ठीक है। कैसे लाइफ एंड डेथ के सर्किल से बाहर निकला जाए। ठीक है। आपने कई बार कहानियों में पढ़ा होगा कि ये वाला राजा था और वो यहाँ पर जंगल में गया, उस वाले साधु से मिला। तो बेसिकली ये आरण्यक होते थे, साधु जो होते थे, और इन्होंने अपने आरण्यक नाम से ही लिटरेचर लिखे थे। ठीक है। उपनिषद, उपनिषद बेसिकली डील करते हैं, जैसे जो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है। अगर वेद और ब्राह्मण की बात करो तो ये बेसिकली कर्म कांड से डील करते हैं। और अगर इन दोनों से डील करोगे, आरण्यक और उपनिषद से, तो ये फिलॉसफी से डील करते हैं। क्लियर है। इसके बाद स्मृतियों को हम पढ़ते हैं, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति। स्मृति का मतलब जो डायरेक्ट, देखो मैं थोड़ा सा आगे आके और आपको बताऊंगा, ये तो प्रॉपर ह्यूमन ब्रेन की उपज है। ठीक है। ह्यूमन ने इनको लिखा, स्मृति, इनका सोर्स पता है। बट वेदों का सोर्स किसी को नहीं पता। वेद कंपाइल किए थे, लेकिन वेद बनाए किसने, है ना, वेद कहे किसने, आज तक नहीं पता। जनरली इट इज सेड कि वेद जो होते हैं वो ईश्वरीय संरचना है, भगवान ने उन्हें बनाया था। ठीक है। इतिहास यू नो वेरी वेल। ठीक है। पुराणास यू नो वेरी वेल, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो आज हम बात करेंगे वेदों की बात करेंगे, वैदिक लिटरेचर में वेद की। सबसे पहले जो वर्ड है वेदा, ये तो आप इंग्लिश में लिखते हो। ठीक है। एक वर्ड होता है हिंदी में जिसको आप ऐसे लिखते हो वेद। इसका जो रूट वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है वो है विद। विद, ये WITH वाला विद नहीं है, ये है विद। ठीक है। विद का मीनिंग होता है टू नो, मतलब जानना। यानी कि वेद आपको चीजें बता रहे हैं, हर वेद आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आप कुछ जानना चाह रहे हो तो बेसिकली वो आपके एक इंफॉर्मेशन बेसिस पे काम आएगा। ठीक है। उसका बेसिकली किसी रिलीजियस, किसी रिलीजन, किसी कास्ट क्रीड से लेना देना नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि जब हम गुप्ता एरा पढ़ते हैं तो काफी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और वेदों का अधिकार जो होता है वो हायर कास्ट को जाता है। बट पर्टिकुलरली मैं एज अ लिटरेचर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ही होता है जानना। क्या जानोगे आप वेदों से, को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर है वेदास आर सेड टू हैव पास्ड थ्रू वर्बल ट्रांसमिशन। मैंने क्या बोला? वर्बल ट्रांसमिशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया, बाद में लास्ट में उन्हें लिखकर कंपाइल किया गया वैदिक एज इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है। उन्हें कंपाइल किया गया 4 पार्ट्स में। इनमें सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है। अच्छा, जब भी आप ऋग्वेद की बात करोगे तो एक वर्ड इसमें आता है आर्य और आर्यन। तो जो आर्यंस की जो हिस्ट्री है वो ऋग्वेद से हमको मिलती है। अच्छा, आर्य का मीनिंग क्या है? ऋग्वेद में आर्य का मीनिंग है बेस्ट, सबसे अच्छा, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो? श्रेष्ठ। तो ऋग्वैदिक कल्चर जिसमें आर्यंस के बारे में बताया गया है, तो ऐसा क्लेम किया गया है कि दे वर द बेस्ट पीपल ऑफ दैट टाइम। वैदिक एज आप पढ़ते हो, उसमें 2 एज आप पढ़ते हो, ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। उसमें ऋग्वैदिक एज की जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको ऋग्वेद से पता लगती है। ऋग्वेद इज द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऋग्वैदिक एज, कि ऋग्वैदिक एरा में लोग कैसे रहते थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था, आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना, कैसे वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेटर वैदिक एरा आर्यंस की लेटर लाइफ के बारे में बताती है कि बाद में वो किस तरीके से गवर्न करते थे। क्लियर है। अब देखो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। लेट अस टॉक अबाउट इंडिविजुअली। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है। बेसिकली ये कोई बुक नहीं है। ठीक है। ऋग्वेद इज नॉट अ पर्टिकुलर बुक। जैसे आप पर्टिकुलर बुक की अगर बात करो,
इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो RS शर्मा की बुक, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हो रोमिला थापर मैम की बुक आप पढ़ते हैं, उपेंद्र सिंह मैम की बुक आप पढ़ते हैं। बट ये कोई बुक नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्र जो हैं वो एक जगह कंपाइल करके रख दिए गए। ठीक है, जैसे करंट अफेयर आप पढ़ते हो और उसको कंपाइल करके अपने नोट्स में एक जगह रख लेते हो, तो ऋग्वेद इज लाइक दैट। तो यहां पर ऋग्वेद जो है वो 10 बुक्स और मंडल्स में बटा हुआ है। आप ये मानकर चलो कि ऋग्वेद एक तरीके का आपका स्कूल का बैग है। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल जाते थे और उसमें बैग में अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक रखते थे, तो ऋग्वेद भी इतना बड़ा है, ठीक है, कि हर मंत्र पर अलग अलग इसमें बुक है। टोटल मिलाकर अभी तक 10 बुक्स हैं। इन इन बुक्स को मंडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल्स। ठीक है, अब यहां पर मंडल नंबर 2 एंड 7 दे आर कंसाइडर्ड दी ओल्डेस्ट। ठीक है, और इनको फैमिली मंडल्स भी बोलते हैं। रीजन कि बेसिकली एक हाउस होल्ड के लिए क्या कर्मकांड है, कौन से मंत्र है। ठीक है, जब भी हम छोटे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे थे, तो बेसिकली हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, वो यही बोलते हैं कि सुबह उठते ही आपको ये मंत्र बोलना चाहिए, वो मंत्र बोलना चाहिए। तो मंत्र जो बेसिकली जितने भी मंत्र अभी हैं, चाहे आज वो किसी भी फॉर्म में हो, वो ऋग्वेद से ही उठाए गए हैं। ठीक है, और ये फैमिली मंत्रास थे मंडल 2 से मंडल 7 तक। चलो, अब यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड की आपको डेट दी है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, टोटल मिलाकर के 128 हाइम्स। एक याद रखना है, नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको याद रखना है। देवर रिटन बाय दी प्रीस्टली फैमिलीज। ठीक है, रिटन बाय दी प्रीस्टली फैमिलीज, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू विल रीड आर्ट एंड कल्चर, तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा हाउ दीज प्रीस्टली फैमिलीज गॉट द डोमिनेशन इन द गुप्ता एरा। ठीक है, जब गुप्ता एरा की आप सोसाइटी पढ़ोगे तो। ठीक है, अब ये देखो कि ऋग्वेद कब लिखा गया, जब आर्यंस पंजाब रीजन में आ गए थे। ठीक है, मैंने आर्य वर्ड का मीनिंग भी बताया था। आर्य का मीनिंग होता है द बेस्ट। यहां पर जो फर्स्ट मंडल है, 8th मंडल है और 10th मंडल है, ये सबसे बाद में ऋग्वेद में ऐड किया गया था। ठीक है, इट इज लाइक कि जैसे आप जब 9th में थे तो नंबर ऑफ बुक्स आपके कम थे, लेकिन जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड अपना हाई करते गए, 12th में आए, तो और बुक्स आपके बैग में ऐड हो गई। तो उसी तरीके से जब वैदिक एरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, आपके और भी मंडल्स जुड़ते चले गए। ठीक है, बट बेसिकली आज तक अभी तक पता नहीं लगाया गया है कि ये जो मंत्र हैं, ठीक है, ये कंपाइल तो आपने कर दिए, इन मंत्रों को रचा किसने है ना, किसने बताया कि आपको ये मंत्र कंपाइल करने हैं। ठीक है, तो यहां पर ऋग्वेद में जो मंत्र है, उन्हें जो रिसाइट करता है, उनका जो उच्चारण करता है, उनको आप बोलते हैं होत्री प्रीस्ट। क्या बोलते हैं? होत्री प्रीस्ट। जैसे अग्निहोत्री। ठीक है, अग्निहोत्री मतलब जो अग्नि के सारे बेसिकली जो मंत्र था उसका मास्टर होता था। व्हेन यू स्टडी दी, अगर आपने देखा भी होगा रामायण में, रावण वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, तो रावण वॉज अ अग्निहोत्री। ठीक है, उसको अग्नि के जो मंत्र थे उसमें काफी ज्यादा महारत हासिल थी। ठीक है, गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। अब देखो, यजुर एक वर्ड आता है यजना। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यज्ञ। मतलब, और आप इसको क्या बोल देते हो? हवन। ठीक है, अच्छा, ये कैसा वेद है? रिचुअलिस्टिक। ऋग्वेद कैसा था? थ्योरेटिकल, उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है। क्लियर है? अब उसको किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में लेकर आना है, वो आपको यजुर्वेद बताएगा। आप क्या कर रहे हो, आपने सिर्फ अभी अपनी केमिस्ट्री की बुक उठाई और कुछ रिएक्शंस पढ़ी। ठीक है, वो रिएक्शंस आपने याद कर ली। अब उन रिएक्शंस को आप लैब में कैसे यूज करोगे, वो डिफरेंस है ऋग्वेद और यजुर्वेद में। यजुर्वेद आपको बताता है यज्ञ की विधि। मंत्र ऋग्वेद के यूज हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे यूज होने हैं, उनकी क्या प्रोसीजर होगी, वो सब कौन बताता है? यजुर्वेद। देखो यहां भी लिखा हुआ है, रिटन इन प्रोज डील्स विद प्रोसीजर, डील्स विद प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। मतलब यज्ञ करने का प्रोसीजर आपको कौन बताता है? यजुर्वेद बताता है। और जो इन मंत्रों को पढ़ते हैं, जो इनको रिसाइट करते हैं, उनको आप बोलोगे अध्वर्यु। क्या बोलेंगे? अध्वर्यु। ठीक है, ऋग्वेद होत्री, अध्वर्यु यजुर्वेद। ठीक है, मैच द कॉलम में आ सकता है ये। नेक्स्ट आता है सामवेद। ठीक है, सामवेद देखो, सामवेद का मतलब क्या है?
वी नो वेरी वेल दैट वेद जो थे संस्कृत में लिखे गए थे, और हमने ये भी पता है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है सारी संस्कृत से निकली हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है याद करने के लिए, सॉन्ग। तो आप ऐसे लिखते हो सॉन्ग, ये वर्ड ही साम से निकला है। बहुत इजी है, आप समझ लो कि फिर सामवेद हो क्या रहा है। सामवेद में देखो टोटल 1603 वर्सेज है, पैराग्राफ मंत्रों के। केवल 99 ही इनके ओरिजिनल है, बाकी सारे ऋग्वेद से उठाए। मतलब सिंपल सी बात है, ऋग्वेद थ्योरेटिकल है, यजुर्वेद आपको प्रोसीजर बता रहा है क्या करना है, सामवेद आपको फोनेटिक्स बता रहा है किस तरीके से उच्चारण करना है। ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो सुबह सुबह, अगर करते नहीं हो तो करना चाहिए, और आप ओम ध्वनि बोलते हो, तो कई लोग जो स्पिरिचुअल टीचर से आपको बोलेंगे कि नहीं आपकी ओम ध्वनि ठीक नहीं है, आप इस टोन को इस तरीके से करो। तो सामवेद वही बताता है कि किस टोन पर आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि जब आप महाभारत देखते हो और जब आप देखते हो कि कर्ण और अर्जुन की जब फाइट हो रही होती है, तो बेसिकली अर्जुन जो था, वो कर्ण जो था अपनी विद्या को भूल जाता है, मंत्र को भूल जाता है। एक्चुअली वो मंत्र नहीं भूला था, वो पर्टिकुलर टोन भूल जाता है जिस पर उसको उच्चारण करना होता है, एंड ही गॉट किल्ड। ठीक है, तो यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सामवेद। ठीक है, ये डील किससे कर रहा है, फोनेटिक्स से। ठीक है, आवाज से डील कर रहा है। ठीक है, तो वेदों को बेसिकली आप क्या बोलते हो, त्रयी। ठीक है, तीन, यानी ऋग, यजुर, साम, और चौथा जो बाद में आया वो आया अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद जो है वो काफी बाद आता है, और मैं आपको बाद में इसमें बताऊंगा जब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे इसका। अथर्ववेद आपकी डील कर रहा है बीमारियों से, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसको रिसाइट करने से कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वेदास। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है समझ आए होंगे। सामवेद जो जो बोलते हैं उसको उद्गात्री बोलते हैं, जो लोग सामवेद को रिसाइट करते हैं उन्हें उद्गात्री बोलते हैं। होत्रा, अध्वर्यु एंड उद्गात्री, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, याद रखोगे। ठीक है, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब जॉब ग्रेड आईएएस। ठीक है, स्टे इन टच, और इसको आप जाकर के अच्छे से पढ़ो, आपको अच्छे से चीज समझ में आएंगी। थैंक यू।